हेलो स्टूडेंट। आज 10th क्लास के अंतर्गत जो हमने लेसन प्रारंभ किया था उसको देखते हैं। 10th क्लास अध्याय 2 हम लोग देख रहे थे और भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद इस लेसन को देख रहे थे। ये लगभग इसके अंतर्गत 3 क्लास हो चुका है, यह चौथा क्लास होगा और लगभग ये लास्ट क्लास होगा। उसके बाद मैप हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग पिछले दिन देख रहे थे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देख रहे थे हम लोग। इसके अंतर्गत यह देख रहे थे कि जनवरी 1921 में यह असहयोग आंदोलन प्रारंभ होता है तथा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक स्थान पर एक घटना घटित होती है और इस घटना से दुखी होकर के महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। हम लोगों को एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन देखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन में कौन कौन से सामाजिक समूह भाग लेते हैं तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं क्या हैं? क्योंकि मैक्सिमम टाइम सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूछता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं पूछता है, या फिर पूछता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं तथा उसमें कौन कौन से वर्ग शामिल हुए और उनकी सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या अभिप्राय था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चन का हम आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि पहले देख लेते हैं। हमने कहा कि हम पिछले दिन असहयोग आंदोलन को देख रहे थे जो जनवरी 1921 में प्रारंभ होता है तथा 5 फरवरी 1922 को यह समाप्त हो जाता है। एक घटना घटित होता है, उसके बाद यह समाप्त हो जाता है। अगर हम बात करें तो भारत में 20वीं सदी में 1920 के दशक के बाद परिस्थितियां परिवर्तित हो जाती हैं। इधर हम देखते हैं कि 5 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन बिना किसी परिणाम का वापस ले लिया जाता है। अगर हम दूसरी बात करें तो 13 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलता है और देशद्रोह के आरोप में उन्हें 6 वर्ष की कठोर कारावास की सजा दे दी जाती है। यद्यपि उन्हें 5 फरवरी 1924 ईस्वी को रिहा कर दिया जाता है क्योंकि उनकी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है और स्वास्थ्य समस्याओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार महात्मा गांधी को रिहा कर देती है। इधर कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है। महात्मा गांधी के द्वारा जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन होता है उस प्रकार से कोई बड़ा आंदोलन नहीं होता है। लेकिन जो 1920 का दशक है, 1920 के दशक में परिस्थितियां परिवर्तित होती है क्योंकि असहयोग आंदोलन समाप्त हो चुके हैं, उसका कोई परिणाम नहीं निकला है तथा कांग्रेस चाहती है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत जो प्रांतीय परिषद बनाया गया था, तो प्रांतीय परिषद जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो असहयोग आंदोलन के दौरान प्रांतीय परिषद के होने वाले चुनाव में कांग्रेस भाग नहीं ली थी और यही कारण है कि अब जो असहयोग आंदोलन जब बिना किसी परिणाम का जब समाप्त हो गया, उसे वापस ले लिया गया, तो भारत की राजनीतिक पार्टियां प्रांतीय परिषदों के होने वाले चुनाव में भाग लेना चाहती थी क्योंकि भारत की राजनीतिक पार्टियां यह महसूस कर रही थी कि सरकार में रह करके ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना करने का एक सही स्थान मिलेगा प्रांतीय परिषदों के चुनाव में भाग लेकर के प्रांतीय परिषद के होने वाली बैठकों में शामिल हुआ जाए। नंबर 1 ये एक समस्या थी। दूसरी समस्या क्या थी कि जो 1929 में
इसको हम लोग भूमंडलीकरण जब पढ़ेंगे तो इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि महामंदी क्या होता है और वैश्विक स्तर पर महामंदी आने का क्या कारण है, भारत पर इसका क्या इफेक्ट पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग 1920 के दशक के अंतर्गत जो भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था तो किस प्रकार की परिस्थितियाँ क्रिएट हो रही थी। तो हम लोग देख चुके हैं कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वह 1919 के भारत शासन अधिनियम के अधीन जो प्रांतीय परिषदों का निर्माण किया गया था उसके होने वाले चुनाव में वो भाग लेना चाहती थी, क्योंकि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो भारत की राजनीतिक पार्टियों के द्वारा प्रांतीय परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया गया था। अब यहाँ पर दो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं कि जो 1929 में विश्व स्तर पर जब महामंदी आती है तो इस महामंदी के कारण कीमतों में भारी गिरावट आता है, निर्यात घट जाते हैं, जिसके चलते जो किसान हैं, जो व्यावसायिक खेती करने वाले किसान हैं, व्यावसायिक खेती करने वाले किसानों का जो उपज है उसका जो लागत मूल्य है वह भी नहीं निकल पा रहा है, यानी कि उचित कीमत पर वह बिक्री नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वे लगान देने में असमर्थ हो गए थे। इधर क्या घटना घटित होता है, दूसरी घटना क्या घटित होती है कि इस आर्थिक मंदी के बाद जो 1919 के भारत शासन अधिनियम के बात कर रहे हैं, भारत शासन अधिनियम की बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि इस सुधार या 1919 के भारत शासन अधिनियम की प्रगति की समीक्षा करने के लिए 10 वर्ष के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा। चूंकि 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था किया गया था कि भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाए। किस प्रकार की शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाए? उत्तरदायी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जाए। अब यही कारण है कि ब्रिटिश सरकार जब भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, असहयोग आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन हुआ, तमाम तरह के राष्ट्रवादी आंदोलन हो रहे थे, उससे परेशान होकर के वह जो 10 वर्ष की समय अवधि तय की थी उससे काफ़ी पूर्व 1927 में ही एक आयोग का गठन करती है। किसकी अध्यक्षता में करती है? तो सर जॉन साइमन के नेतृत्व में करती है, और इन्हीं के नाम पर इस कमीशन का नाम साइमन कमीशन रखा जाता है। इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है उसकी समीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना कि क्या भारत में उत्तरदायी शासन का निर्माण किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता है। लेकिन भारत में इसका विरोध हो रहा था। भारत में क्यों विरोध हो रहा था कि जो 1927 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में जो 7 सदस्यीय साइमन कमीशन का गठन किया गया उसमें सारे के सारे ब्रिटिश थे। उसमें सभी लोग ब्रिटिश थे, जबकि उसमें भारतीयों को स्थान नहीं दिया गया। भारतीयों को कोई स्थान, यानी कि जो कमीशन भारत में संवैधानिक विकास की समीक्षा के लिए लाई गई है, लेकिन उसमें भारतीयों को कोई स्थान नहीं दिया गया। एक सदस्य के रूप में भी उन भारतीयों को नहीं रखा गया। और यही कारण है कि जब 1928 में इसका गठन ब्रिटेन में किया गया था, जब 1928 में यह साइमन कमीशन मुंबई में आया तो इसका विरोध हुआ और इसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना गया, तथा मुंबई में इसे साइमन कमीशन गो बैक का नारा दिया गया और इसका विरोध किया गया। यह विरोध चल ही रहा था, भारत में साइमन कमीशन का विरोध चल ही रहा था। इसी बीच
इसी बीच भारत का वायसराय इरविन के द्वारा नवंबर 1919 में डोमेनियन स्टेट्स के लिए गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की घोषणा कर दिया जाता है। इसमें भी जो डोमेनियन स्टेट के संविधान के लिए जो गोलमेज सम्मेलन के आयोजन की घोषणा किया जाता है, इसमें भी भारत की राजनीतिक पार्टियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया जाता है। यद्यपि जो गोलमेज सम्मेलन ब्रिटेन में आयोजित होने वाला था, उसके अंतर्गत भारत का भावी संविधान कैसा होगा, भारत के भावी संविधान के विषय में विचार विमर्श करना था। और यही कारण है कि लॉर्ड इरविन के द्वारा यह सोच करके किया गया कि जो साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है और उसके चलते राष्ट्रवादी आंदोलन पनप रहे हैं, तो उसको शांत करने के लिए डोमेनियन स्टेट का गोलमेज सम्मेलन की घोषणा कर दिया जाता है। लेकिन इससे कांग्रेस या कहें तो भारत की राजनीतिक पार्टियां सहमत नहीं थी, खासतौर से कांग्रेस सहमत नहीं थी। और यही कारण है कि दिसंबर 1929 में लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के संबंध में हम जो फर्स्ट क्लास लिए थे उस समय चर्चा किए थे और आप लोगों को बताए थे कि आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा। खैर, हमको यहाँ पर देखिए, दिसंबर 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू के द्वारा किया जाता है, यानी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। और इसके अंतर्गत इस 1929 के लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के अंतर्गत पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित कर लिया जाता है। पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव को पारित कर दिया जाता है तथा यह भी निश्चित किया जाता है कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी के आलोक में 26 जनवरी 1930 को, कब, तो 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। लेकिन यहाँ पर यह देखने वाली चीज़ है कि कांग्रेस के द्वारा जो लाहौर के अधिवेशन के दौरान जो स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा किया गया और 26 जनवरी 1930 में जो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया, तो भारत की संपूर्ण जनता को ध्यान आकर्षित नहीं किया। और यही कारण है कि लगभग जो प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया उसके प्रति भारत की जनता उदासीन ही रही, उसको इससे कोई विशेष सरोकार नहीं था। यही कारण है कि महात्मा गांधी चाहते थे कि हम इस प्रकार के आंदोलन करें जिसमें समाज के संपूर्ण वर्ग उसमें शामिल हो और देश एकजुट हो। यही कारण है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं कि 31 जनवरी 19 को, यही कारण है कि महात्मा गांधी 31 जनवरी 1930 ईस्वी को लॉर्ड इरविन, जो तत्कालीन भारत का वायसराय था, लॉर्ड इरविन को 11 मांगों की एक सूची देते हैं, जिसके अधीन कुछ किसानों के लिए मांग रखते हैं, कुछ व्यवसायियों के लिए मांग रखते हैं और कुछ सामान्य मांगे रखते हैं। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस प्रकार के प्रावधान किया गया था कि नमक पर कर का आरोपण कर दिया गया था और महात्मा गांधी यह महसूस कर रहे थे कि नमक की अगर बात किया जाए तो नमक समाज का सभी वर्ग, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी वर्ग का हो, सभी लोग सामान्यतः इसको इस्तेमाल करते हैं। और नमक को अगर सत्याग्रह का आधार बनाया जाए
तो भारत के सभी सामाजिक वर्ग इस आंदोलन में भाग लेंगे। और यही कारण है कि जो महात्मा गांधी के द्वारा जो 31 जनवरी 1930 ईस्वी को जो 11 मांगों की एक सूची लॉर्ड इरविन को सौंपा गया, उसमें नमक कर समाप्त करने की मांग भी रखी गई। लेकिन लॉर्ड इरविन के, इसे ही हम लोग 11 सूत्री मांग के नाम से जानते हैं, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, 11 सूत्री मांग के नाम से जानते हैं। यह 11 सूत्री मांग कब किया गया था? तो 31 जनवरी 1930 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार और वायसराय लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के द्वारा जो 11 सूत्री मांग किया गया था उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया गया। लेकिन महात्मा गांधी इस मांग सूची के द्वारा यह अल्टीमेटम भी दिए थे कि अगर इसे 11 मार्च 1930 तक अगर स्वीकार नहीं किया जाता है, 11 मार्च 1930 तक अगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो हम लोग पूरे भारत में क्या करेंगे? सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि ब्रिटिश सरकार का वायसराय लॉर्ड इरविन महात्मा गांधी के 11 सूत्री मांगों के प्रति उदासीन ही रहा और उनकी मांगों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और यही कारण है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह करना प्रारंभ कर दिए और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। कैसे होती है? तो जब 11 मार्च 1930 तक जो महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दिए थे, तो अल्टीमेटम के बावजूद भी लॉर्ड इरविन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है और 11 सूत्री मांग पर जब कोई ध्यान नहीं देता है तो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। अब वो क्या करते हैं, महात्मा गांधी क्या करते हैं कि गुजरात में अवस्थित साबरमती नदी के किनारे जो महात्मा गांधी का गांधी आश्रम था, गांधी आश्रम से अपने 78 स्वयं सेवकों को लेकर वह नमक सत्याग्रह करना प्रारंभ कर दिए। अब ये देखिए कि इधर क्या हो रहा है कि 11 मार्च 1930 तक लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी के मांगों को नहीं माना जाता है और महात्मा गांधी क्या करते हैं, उस जो 11 सूत्री मांग था जिसको हम लोग अल्टीमेटम, महात्मा गांधी ने अल्टीमेटम दे रखा था कि अगर इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग पूरे देश में देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेंगे। अब महात्मा गांधी क्या करते हैं, जब 11 मार्च 1930 तक अगर 11 सूत्री मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है तो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। और यह प्रारंभ कहाँ से करते हैं, तो जो साबरमती नदी के किनारे जो महात्मा गांधी का आश्रम है, आश्रम से 78 स्वयंसेवकों को साथ लेकर के वह दांडी मार्च करना प्रारंभ कर देते हैं। यानी कि नमक सत्याग्रह को ही हम लोग दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। वह महात्मा गांधी 24 दिनों तक प्रत्येक दिन 10 किलोमीटर की यात्रा करते थे और जहां कहीं पर भी ये लोग रुकते थे, यानी कि महात्मा गांधी और उनके स्वयंसेवक जब दांडी मार्च कर रहे थे, नमक सत्याग्रह कर रहे थे, जहां कहीं भी रुकते थे, किसी ग्रामीण क्षेत्रों में रुक जाते थे, वहाँ पर सभाओं का आयोजन किया जाता था। वहाँ पर महिलाएं, बच्चे तथा किसान सभी वर्ग के लोग महात्मा गांधी को सुनने के लिए आते थे और महात्मा गांधी के आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करते थे। अंतोगत्वा यह आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह कहाँ पहुँचता है, तो गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्र या समुद्र तटीय स्थान दांडी नामक स्थान पर पहुँचता है और वहाँ पर महात्मा गांधी समुद्र के जल को उबाल करके नमक बनाते हैं और नमक पर जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा कर का अधिरोपण किया गया था, कर लगाया गया था, नमक कर का
उल्लंघन करते हैं और इस तरह से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो अब देखते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी जो नमक सत्याग्रह करते हैं यानी कि दांडी मार्च करते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी दांडी में पहुंचते हैं और वहीं दांडी में समुद्र की जल को उबाल करके वह नमक बनाते हैं और नमक कानून को भंग करते हैं और इस तरह से वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नागरिक क्या करते हैं? सरकार के द्वारा जो नियम कानून या कोई आदेश जो पारित किया गया है उसकी पूरी विनम्रता के साथ उसका अवज्ञा करते हैं, उल्लंघन करते हैं और उसे ही हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं। अगर हम कहें सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक दूसरा भी नाम दिया होगा, सिविल नाफरमानी आंदोलन, सिविल नाफरमानी आंदोलन। तो इस तरह से पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ होता है कि सविनय अवज्ञा के अंतर्गत नागरिकों के द्वारा सरकार के द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं, कानून होते हैं, चाहे कोई आदेश होता है, उसकी पूरी विनम्रता के साथ उसकी अवज्ञा किया जाता है, उसका उल्लंघन किया जाता है और यह जब भारी मात्रा में किया जाता है तो यह क्या हो जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाता है। जब भारत में 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा दांडी में नमक बनाकर के नमक कानून को भंग किया जाता है तो पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। अब होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो सत्याग्रही हैं, देखिए महात्मा गांधी का कोई भी आंदोलन होगा तो उसमें सत्य और अहिंसा प्रमुख चीज होंगे। अब सत्याग्रही क्या करते हैं? सत्याग्रही असहयोग यानी कि ब्रिटिश सरकार से असहयोग करते हैं और उनके द्वारा बनाए गए कानूनों को भंग करते हैं, उल्लंघन करते हैं यानी कि मना कर देते हैं। और इसके अंतर्गत होता क्या है? एक मिनट। इसके अंतर्गत क्या होता है कि पूरे देश में जब आंदोलन प्रारंभ हो जाता है तो जगह जगह पर, भारत में जगह जगह पर नमक बनाकर नमक कर को भंग किया जाता है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाता है तथा शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की जाती है और इस तरह से पूरे भारतवर्ष में यह आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन इसके बीच क्या परिस्थितियां घटित होती हैं कि अप्रैल 1930 को यह जो सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होता है तो 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ होता है। यह जब आंदोलन पूरे भारत में फैलना प्रारंभ होता है तो अप्रैल 1930 को खान अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के एक प्रमुख सहयोगी रहते हैं, इन्हीं को बाद में सीमांत गांधी कहकर संबोधित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान जो महात्मा गांधी के मुख्य सहयोगी थे, इन्हें सीमांत गांधी कहकर के संबोधित किया गया। इन्हें अप्रैल 1930 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कारण जो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी शालीनता के साथ किया जा रहा था, सत्याग्रही सड़क पर उतर गए तथा बख्तरबंद गाड़ियों पर आक्रमण करना प्रारंभ किए। यानी कि अब यहाँ पर क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि जो सत्याग्रह हो रहा है यह सत्याग्रह क्या है? पहले हिंसक नहीं था, लेकिन अब क्या आ रहा है? इसमें हिंसा आ रही है। क्यों आ रही है? तो अप्रैल 1930 को जब खान अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पूरी देश की जनता इसका विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आती है तथा पुलिस
गाड़ियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देती है, पुलिस की बख्तरबंद गाड़ियों पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देती है। यह इसी क्रम में एक महीने बाद क्या होता है कि महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस तरह से पूरे भारत में आंदोलन जब चल ही रहा था, तब तक से ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की घोषणा कर दिया जाता है। हम जानते हैं कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन नवंबर से जनवरी 1930 में आयोजित किया गया था, लंदन में आयोजित किया गया था। इसमें भारत की राजनीतिक पार्टियां अपना प्रतिनिधि नहीं भेजी थी, क्योंकि वह गोलमेज सम्मेलन का विरोध कर रही थी। लेकिन जब भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तथा महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपने चरम पर पहुंच रहा था। पूरे भारत के लोग इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल हो रही थी। जगह जगह पर नमक बनाकर के नमक कर का उल्लंघन किया जा रहा था तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जा रहा था। इसी बीच 5 मार्च 1931 को जो लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए 5 मार्च सन 1931 को गांधी और इरविन के बीच, गांधी तथा तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच समझौता हो जाता है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार चाहती है कि प्रथम जो गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया था उसके अंतर्गत भारत का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था। जबकि गोलमेज सम्मेलन का आयोजन क्यों जा रहा था, तो भारत में संविधान के विकास के लिए किया जा रहा था, जिसके अंतर्गत भारत में किस प्रकार के संविधान हो उस पर चर्चा करने के लिए किया गया था। तो जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल ही रहा था, तब तक से ब्रिटिश सरकार के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का जो राजनीतिक दल हैं और प्रमुख जो राजनीतिक दल है कांग्रेस, उसके प्रतिनिधि भी गोलमेज सम्मेलन में शामिल हो। और यही कारण है कि इरविन को इस बात की जानकारी प्राप्त होती है और इरविन क्या करता है, महात्मा गांधी से समझौता कर लेता है, जिसको हम लोग गांधी इरविन समझौता के नाम से जानते हैं। अब यह समझौता कब होता है, तो 5 मार्च सन 1931 को होता है और इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि आप ये कह रहे हैं कि प्रथम चरण समाप्त हो जाता है, तो क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन 2 चरणों में हुआ? तो देखिए 6 अप्रैल 1930 को जो दांडी से सविनय अवज्ञा आंदोलन जब प्रारंभ हुआ, तो वह प्रथम चरण या कहें इससे कोई विशेष मतलब नहीं है, केवल समझने के लिए है, तो कह सकते हैं कि 6 अप्रैल 1930 से 5 मार्च 1931 तक यह आंदोलन का प्रथम चरण है। लेकिन हमने जैसा कहा कि जब गांधी इरविन समझौता हो गया, तो गांधी इरविन समझौता होने के बाद वायसराय लॉर्ड इरविन के द्वारा महात्मा गांधी के कुछ मांगों को मान लिया गया, जैसे नमक पर जो कर का अधिरोपण किया गया था उसको हटा दिया गया। राजनीतिक जो कैदी थे उनको, सारे कैदियों को रिहा करने की मांग को भी मान लिया गया और महात्मा गांधी भी सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस करने के लिए सहमत हो गए। इसी तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो लंदन में आयोजित होने वाला था उसमें भी भाग लेने के लिए सहमत हो गए। तो जब सहमत हो गए तो यह क्या करने लगे, यह महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन चले गए। और वहाँ पर जब कब आंदोलन होता है, आंदोलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर से लेकर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1932 ईस्वी तक लंदन में आयोजित किया जाता है और कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में
महात्मा गांधी इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं। लेकिन यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहता है। क्यों असफल रहता है? तो इसमें जो आरक्षण की मांग किया जाता है, विशेष निर्वाचन क्षेत्र, अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया जाता है, जैसे मुस्लिम लीग के द्वारा भी अलग आरक्षण निर्वाचन क्षेत्र की मांग किया जाता है। इसी तरह से भीमराव अंबेडकर जो दलितों के का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, भारत में जो दलित हैं दलितों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, वह भी अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे, जिसके चलते महात्मा गांधी और अंबेडकर में काफ़ी बहस होता है और यह आंदोलन बिना किसी नतीजे का भंग हो जाती है। जब महात्मा गांधी भारत में आते हैं तो भारत में परिस्थितियां परिवर्तित हो गई रहती हैं, क्योंकि गांधी और इरविन के बीच जो 5 मार्च सन 1931 में समझौता हुआ रहता है, ब्रिटिश सरकार के द्वारा कोशिश किया गया कि जो समझौता हुआ था उस सारे समझौते की शर्तों को भंग कर दी थी। और यही कारण है कि देखा जा रहा था कि भारत में ब्रिटिश सरकार अत्याचार कर रही थी, अन्याय कर रही थी। महात्मा गांधी विवश हो गए और विवश होकर के 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर दिए। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन कब तक चला? तो 7 अप्रैल 1934 तक चला। इसे को हम सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण कह सकते हैं। यानी प्रथम चरण कब प्रारंभ होता है? 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ होता है, लेकिन 5 मार्च सन 1931 को गांधी और इरविन समझौता होता है, जिसके चलते सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो जाता है? भंग हो जाता है। अगर हम द्वितीय चरण की बात करें तो द्वितीय चरण कब प्रारंभ होता है? तो 30 जनवरी, क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग को लेकर के असफल हो जाता है और महात्मा गांधी को जब भारत आते हैं तो देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार जो गांधी इरविन समझौते के अंतर्गत जो शर्तों का निर्धारण किया गया था उन शर्तों का पालन नहीं कर रही है तथा सत्याग्रहियों पर या भारत की नेताओं पर अत्याचार कर रही है, जिसके कारण वो क्या करते हैं? विवश होकर के पुनः 3 जनवरी 1932 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा कर देते हैं। और यही कारण है कि यह आंदोलन पुनः, यानी कि आंदोलन का द्वितीय चरण प्रारंभ हो जाता है, जो 7 अप्रैल 1934 तक जारी रहता है। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किसी बिना परिणाम का क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल 1934 को महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी वापस ले लेते हैं। अब यह आंदोलन यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जब समाप्त हो जाता है, बिना किसी परिणाम का समाप्त हो जाता है, लेकिन इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग शामिल होते हैं, क्यों शामिल होते हैं? क्या उनका असहयोग आंदोलन की तरह ही जिस प्रकार से असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, क्या उसी प्रकार से जो वहाँ के सामाजिक वर्ग थे, क्या वह भी अपनी विशेष मांगों को लेकर के इस आंदोलन में शामिल हुए थे? या फिर सविनय अवज्ञा का जो अर्थ था कि हम ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करेंगे, बल्कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कानून लागू किए गए हैं, कोई आदेश दिया गया है, उसको हम पूरी विनम्रता से उसकी अवहेलना करेंगे, अवज्ञा करेंगे, उसको हम मानेंगे नहीं। लेकिन इसके अंतर्गत, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो भारत के सामाजिक वर्ग हैं वह शामिल होते हैं। कौन कौन से सामाजिक वर्ग शामिल होते हैं? तो जो सामाजिक वर्ग शामिल होते हैं उसमें संपन्न किसान हैं, गरीब किसान हैं, व्यवसायिक वर्ग है, औद्योगिक मजदूर हैं तथा महिलाएं हैं। अब ये लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस अर्थ में ग्रहण करते हैं? उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं जो पूछता है, हमेशा पूछता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाएं। अब इसके अंतर्गत जो सीमा पूछता है
इस सीमा के अंतर्गत हम लोग किस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत जो संपन्न किसान शामिल होता है, गरीब शामिल होता है, गरीब किसान शामिल होते हैं, व्यावसायिक वर्ग शामिल होता है, जो औद्योगिक मजदूर शामिल होते हैं, जो महिलाएं शामिल होती हैं। क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने जिस उद्देश्य से लाया था, क्या उन्हीं उद्देश्यों को लेकर के ये सारे वर्ग चल रहे थे जो सामाजिक वर्ग थे, सामाजिक वर्ग थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का वही उन्हीं अर्थों में लिया था जिन अर्थों में महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। तथा अगर सीमाएं की बात किया जाए तो सीमाओं के अंतर्गत कौन सा ऐसा भारत का सामाजिक वर्ग रहा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन से अपने आप को दूर ही रखा या सविनय अवज्ञा आंदोलन में शामिल नहीं हुआ? तो दो वर्ग आते हैं, दलित वर्ग आता है और एक मुस्लिम वर्ग आता है। या हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत इसको अध्ययन करेंगे क्योंकि यह लंबा हो जाएगा। अभी बस इसके अंतर्गत इतना ही। थैंक यू।